Good morning, everybody. Shashi Foundation is doing a very noble job in guiding students. And I was told that plus 10 and 12 students are there with me, and they are looking for some kind of guidance for human resource management opportunities and career. So I heartily welcome all the students who are here, joined, all the people over here, and I congratulate Shashi Foundation for its noble job. Now, before starting, I would like to narrate a small story. If you remember, on 18 July 2012, there was an incident in Manesar, Maruti plant. Can you recall? Manesar, Maruti plant, around 100 officials were injured, and one Mr. Avnish Kumar was beaten to death. Can you beat it? And these all people were officials of the Maruti plant, and the people who did the violence were also the employees of Maruti plant. What happened? What wrong happened? What was there that it could go to that extent? The plant was put on fire. The company's all property was ransacked. Now, we'll come to this story later. I'll narrate another story. It is, if you remember, 26/11, which we do not remember very fondly, the Taj group, the Taj Hotel's terrorist attack. What happened over there? Let me narrate few small stories. Unilever director had thrown a party for their senior officials, their CEO, etc., for bidding farewell for going CEO and welcoming the new CEO. It was on third floor. The banquet manager was 24 years old lady, and maybe the youngest in the lot, Malika Jangar. Malika, when she heard the fire shots, first she thought that some marriage procession is going on. मैरिज शादी हो रही थी, कहीं शादी हो रही, शायद उसके फायरवर्क्स हैं. फिर जब उसने ध्यान दिया तो वो समझ पाई कि नीचे गन शॉट्स हो रहे हैं और टेररिस्ट अटैक आ गया है. इतनी देर में उसके पास बैंक्वेट में फोन कॉल भी आ गई कि होटल में टेररिस्ट अटैक हो गया है. उसने जल्दी से सारी लाइट्स बुझा दी. लाइट्स बुझाने के बाद उसने क्या किया, उसने सब गेस्ट को कहा कि आप टेबल के नीचे छुप जाओ. और स्लोली वो मूव करती रही इधर से उधर पूरी रात. लोगों से पूछते कुछ चाहिए, पानी चाहिए, सबको काम करते हुए खुद भी काम एंड क्वाइट थी. फिर धीरे धीरे उसने जो है एग्जिट डोर, जो एम्प्लॉइज के लिए होता है, बैक एंड वर्कर्स के लिए होता है, उससे धीरे धीरे लोगों को निकालना शुरू किया. अगले अर्ली मॉर्निंग, नेक्स्ट अर्ली मॉर्निंग, और उसने धीरे से सबको निकाल दिया. जब हेल्प आई, फायर ब्रिगेड आया, तो उसकी मदद से. उसके बाद जब उससे बाद में पूछा गया कि क्या हुआ, तो उसने कहा कि हाँ, मैं आई माइट बी द यंगेस्ट इन द लॉट, मैं सबसे यंग थी वहां पे, लेकिन मैं रिस्पॉन्सिबल थी, अपने गेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल थी, और ये मेरी ड्यूटी थी. एक और छोटी सी स्टोरी वही ताज की. 48 साल के थॉमस वर्गिस थे. ही वॉज चीफ कुक. ये जापानीज वगार्ड करके उनका हाई एंड रेस्टोरेंट है, करीब 4th या 5th फ्लोर पे है. 4th पे या 5th पे या 3rd पे, आई डोंट रिमेम्बर द फ्लोर. वहां पे पार्टी चल रही थी. जब वर्गिस को पता चला कि टेररिस्ट आ गए हैं और कुछ ही देर में वहां भी पहुंच जाएंगे, उसने एक एक गेस्ट को लाइन अप किया शांति से, और
किचन के बैक डोर से जो घुमावदार सीढ़ियां होती, स्पाइरल सीढ़ियां होती, उसे धीरे धीरे करके एक एक गेस्ट को निकाला, सारे अपने जूनियर स्टाफ को निकाला और आखिरी में खुद निकले। वो इतने लकी नहीं थे, एकदम आखिरी स्टेप पे थे जब उनको गोली मार दी गई। आखिर ऐसा क्या है कि एक तरफ एक कंपनी में आप देख रहे हैं हमारे ही लोग, कंपनी के लोग, कंपनी ही के सीनियर्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं, प्लांट को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और दूसरी तरफ क्या हो रहा है? अपनी जान की परवाह बिना किए उनके लिए उनके गेस्ट की सिक्योरिटी, उनके गेस्ट का सेफ्टी, उनके जूनियर्स की, उनकी कोलीग्स की सेफ्टी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उनकी अपनी जान से ज्यादा इम्पोर्टेंट है उनकी ब्रांड की आइडेंटिटी, उनके होटल का नाम। अब आप ये समझिए, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। वहां पे एक और थे एम्प्लॉय जो होटल मैनेजर थे, उनकी कहीं और सेमिनार चल रही थी। वो खतरे से एकदम दूर थे, शांति से सेमिनार कर सकते थे। जैसे ही उन्होंने ये सुना, वो वापस होटल में गए, पूरा ऑपरेशन अपने हाथ में लिया। और जैसे कि होता है, चौथी मंजिल पे उनकी वाइफ और बच्चे रहते थे। वो सोच रहे थे सिक्योर्ड है, उनकी एसएमएस से बात भी होती रह रही थी बीच बीच में। फिर अचानक से एसएमएस आना बंद हो गया। फिर पता चला कि टेररिस्ट ने उनके घर में आग लगा दी। उनको आधी रात को पता चल गया कि उनकी वाइफ और उनके बच्चे नहीं रहे। बिना खाए बिना पिए इस सदमे के साथ वो बराबर लगे रहे अपने सारे कस्टमर को सेव करने में। और 12 बजे दिन तक वो लगे रहे, जब तक वो बेहोश के गिर नहीं गए। ये है ड्यूटी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की। कोई भी मैनेजमेंट 5 चीजों से बनता है। कौन सी 5 चीजें? 5 चीजें होती हैं: मैन, मनी, मटेरियल, मशीन और मेथड। एक थोड़ी देर के लिए हम मैन को अलग हटा देते हैं, मनी, मशीन, मटेरियल और मेथड पे बात करते हैं। मनी, चाहे हम मारुति को देखें चाहे ताज को देखें, दोनों के पास कमी नहीं। मटेरियल, दोनों के पास बेस्ट क्वालिटी है। मेथड, दोनों के डिफाइंड है, बहुत दिनों से, बहुत सालों से काम करते आ रहे हैं, हर चीज एसओपी वगैरह बनी हुई है उनकी। हाँ, और किसी तरह की कोई भी और दिक्कत नहीं है। तो यहाँ डिसाइडिंग फैक्टर क्या आया? डिसाइडिंग फैक्टर आया मैन। अगर आप देखें धीरे धीरे, आप अगर ध्यान दें तो कंपनीज में आजकल क्या हो रहा है? कंपनीज में ऑटोमेशन होता जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम होता जा रहा है। और ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप प्रोसेसेस को स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं। छोटे मोटे डिसीजंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले सकता है। वो कोई भी कंपनी कर सकती है। अगर आपके 10 कॉम्पिटिटर हैं, 10 कर सकते हैं। फिर क्यों ऐसा है कि कोई कंपनी ऊपर हो जाती है, कोई कंपनी नीचे हो जाती है? कोई कंपनी उसी में ग्लोबल मास्टर बन जाती है और वही प्रोडक्ट देके कोई कंपनी खत्म हो जाती है। ये है डिफरेंस मैन का। और ये जो मैन है, जो ह्यूमन रिसोर्स है, वो क्रिटिकल फैक्टर हो जाता है किसी भी कॉर्पोरेट की सक्सेस के लिए। एक छोटा सा एग्जाम्पल फिर देती हूँ मैं। कुछ समय पहले तक नोकिया मार्केट लीडर हुआ करता था।
बहुत कंज्यूमर फ्रेंडली फोन माना जाता था। क्या हो गया एकदम से? लीडरशिप ने कुछ गलत डिसीजंस लिए। वही एप्पल को देखिए, एप्पल इतना सक्सेसफुल क्यों है, उसकी एक स्टेटस क्यों है? क्योंकि उनके लोग इनोवेटिव हैं, क्योंकि उनके यहाँ क्रिएटिविटी को ध्यान दिया जाता है, क्रिएटिविटी को इम्पोर्टेंस दी जाती है। अब ये छोटी छोटी स्टोरी से बात करने के लिए मैं पूरे दिन कर सकती हूँ, लेकिन अभी हमारे पास समय की बड़ी कमी है, तो छोटी छोटी स्टोरीज से आपको एक चीज तो समझ में आ गई कि ह्यूमन रिसोर्स बहुत क्रिटिकल चीज है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, जो कि कंपनी को बिल्कुल छोटे से बहुत बड़ा बना सकती हैं या बहुत बड़ी कंपनी को एकदम खत्म कर सकती है। अब हम जानते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है क्या। ह्यूमन मतलब जो वो इंसान है, जो एक मनुष्य है। हम जनरली देखते हैं एक फिजिक, लेकिन ह्यूमन केवल वही नहीं, उसकी जो स्किल्स हैं, उसकी जो एटीट्यूड है, उसका जो मेंटल मेकअप है, जो उसकी वैल्यू सिस्टम है, और जो उसका फिजिकल स्ट्रक्चर है, फिजिकल वेलबींग है, फिजिकल कैरेक्टर है, वो सब मिला के हम ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशनल टर्म में मानते हैं। रिसोर्स क्यों कहते हैं? रिसोर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि वो बहुत कम है। आप कहोगे इतना तो अनएम्प्लॉयमेंट है मैम, आप क्या बात करते हो, बहुत ही रिसोर्स हैं, बहुत सारे रिसोर्स हैं, हमारे तो कंट्री में तो लोग ही लोग हैं, लेकिन स्किल्ड रिसोर्स जो कि कंपनी में आपका जो काम करना है उसके लायक हो, जो कंपनी के स्किल सेट से मैच करते हो, उन लोगों के तो रिसोर्स हमारे पास बहुत रिस्ट्रिक्टेड होता है। और मैनेजमेंट मतलब किसी चीज को बहुत बेहतरीन तरीके से करना, जो कि सारे काम सारे बेस्ट यूज कर सके हम, जो भी रिसोर्सेज हमें मिले। तो ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मतलब हम अपने वर्क फोर्स का, हम अपने लोगों का किस बेहतरीन तरीके से मैनेज करते हैं, किस बेहतरीन तरीके से उसका उपयोग करते हैं, उसे हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहते हैं ना। अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या चीज है ये तो समझ गए। अब हम थोड़ा सा लाइट डालते हैं कि इसमें काम क्या करना पड़ता है। इसमें काम करना पड़ता है, पहली चीज है, आपने बहुत सारे अखबारों में देखा होगा कि जनरल मैनेजर चाहिए, प्लम्बर चाहिए, कहीं पे सीईओ चाहिए, तरह तरह की जॉब्स निकलती, कहीं इंजीनियर चाहिए। इसी तरह से आपने सोशल मीडिया पे भी देखा होगा, फेसबुक पे, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, कि तरह तरह की इस तरह की रिक्वायरमेंट्स लोग निकालते रहते हैं। आते जाते अगर कभी आप इंडस्ट्रियल एरिया में गए हों तो आपने देखा होगा कि बोर्ड पे लिखा रहता है कि मुझे ऑपरेटर चाहिए, इस तरह की चीजें। तो किसी भी माध्यम से जब हम ह्यूमन रिसोर्स को अट्रैक्ट करते हैं तो उससे कहते हैं रिक्रूटमेंट। हमारी जर्नी एज ए ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल रिक्रूटमेंट से शुरू होती है। और रिक्रूटमेंट किस बेसिस पे होता है? वो होता है मैन पावर प्लानिंग के बेसिस पे। मैन पावर प्लानिंग क्या है? मैन पावर प्लानिंग मतलब अभी और नियर फ्यूचर में हमें क्या लोग चाहिए होंगे, उसका एक एस्टिमेट बनाते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल। सारे टेक्निकल लोगों से, टॉप मैनेजमेंट से मिलकर, उनसे बातचीत करके उनकी रिक्वायरमेंट समझ के एक प्लानिंग बनाई जाती है कि किस समय हमें कौन सा रिसोर्स चाहिए। उन रिसोर्सेस को एक कैलेंडर के रूप में डेवलप किया जाता है कि कब कौन सा रिसोर्स चाहिए, और उसके बाद कौन सा माध्यम उसके लिए अच्छा रहेगा, वो माध्यम चुन के, हाँ, वो टूल्स चुन के
कि वो फेसबुक, ट्विटर वगैरह है, कि हमें प्रिंट मीडिया यूज़ करना है, कि हमें गेट पे लगाना है या रेफरेंसेस से लेना है। डिपेंड करता है जॉब टू जॉब कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी है, उनके हिसाब से हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। ये तो बात हुई अट्रैक्शन की, कि हमने लोगों को, बहुत सारे लोगों को बुला लिया। ये अपने में बहुत क्रिटिकल है। अगर आप लोगों को, अच्छे लोगों को अट्रैक्ट नहीं पाए तो चुनेंगे तो उसी में से ना जिसको अट्रैक्ट किया। सो आप जब ये करते हैं तो हमारा बेसिक फोकस होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम अट्रैक्ट करें। फिर दूसरा फेज आता है सिलेक्शन का। ये बहुत क्रिटिकल फेज है। सिलेक्शन हर ऑर्गेनाइजेशन का उसके कल्चर के हिसाब से, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उसके जॉब के हिसाब से होता है। अगर जॉब में बहुत ज़्यादा टेंशन वाली जॉब है तो उसके लिए ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल जो है स्ट्रेस से इंटरव्यू क्रिएट करता है। अगर नॉलेज वाली जॉब है तो उसमें टेक्निकल राउंड्स होते हैं, एटीट्यूड के बहुत सारे राउंड्स होते हैं, कुछ लोग साइकोलॉजिकल टेस्ट भी करते हैं, कहीं पे इन डेप्थ इंटरव्यूज होते हैं। जिस तरह की रिक्वायरमेंट, अगर आप बहुत हाई ऑफिशियल्स को ले रहे हैं, जैसे सीईओज हैं, एमडीज वगैरह के लिए इंटरव्यू होते हैं, वो इन डेप्थ इंटरव्यू होते हैं उनके एक्सपीरियंस को जानने के लिए, और उनकी जो एक्सपीरियंस है वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कितना सार्थक होगा वो जानने के लिए होते हैं। सिलेक्शन में बहुत तरह तरह के होते हैं। कुछ लोग रिटन टेस्ट लेते हैं, उसके बाद इंटरव्यू करते हैं, कुछ लोग सिर्फ इंटरव्यू करते हैं, कहीं पे असेसमेंट सेंटर्स होते हैं। डिफरेंट वे हैं लोगों को सेलेक्ट करने के। कुछ जगह रेफरेंसेस पे होता है कि आप अपने टीम मेंबर्स खुद लाइए। ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर पे, ऑर्गेनाइजेशन की नीड पे, वो किस तरह से सिलेक्शन करते हैं। एक बार जब सिलेक्शन हो तो उसको ऑफर लेटर भेजना, उसको अपॉइंटमेंट लेटर भेजना, फिर ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल की जिम्मेदारी होती है कि उसको बुलाएं, उसको सारी चीजें समझाएं और उसको ज्वाइन कराएं। जब हमने ज्वाइन करा दिया, फिर दूसरी जिम्मेदारी होती है ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल की कि उसको कंपनी के बारे में बताएं, उनको लोगों से इंट्रोड्यूस कराएं, उस नए एम्प्लॉय को हैंड होल्ड करें। जैसे एक छोटे से नए बच्चे को आप उंगली पकड़ के चलाते हैं, शुरू में नए एम्प्लॉय को आपको हैंड होल्ड करना पड़ता है एज ए ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल। नियम कानून बताने पड़ते हैं, कंपनी का कल्चर बताना पड़ता है, कंपनी की वैल्यूज बतानी पड़ती हैं, कंपनी में क्या प्रोसेसेस हैं वो बताने पड़ते हैं। बहुत सारी इस तरह की जो इंफॉर्मेशन है, उनका कैरियर पाथ क्या होगा, वो किस तरह से अपने को प्रमोट कर सकते हैं, क्या चीज़ें डूज हैं, क्या डोंट्स हैं, कहाँ पे उनके कैफेटेरिया, हर चीज़ इस तरह की जो इंफॉर्मेशन होती है उसको हम इंडक्शन ट्रेनिंग कहते हैं। तो ये भी ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल की जिम्मेदारी होती है कि इंडक्शन ट्रेनिंग कराए और जो भी नया एम्प्लॉय है उसे कंफर्टेबल करे, उसके कोई क्वेश्चन है उसको रिजॉल्व करे, कोई क्वेरी है उसको हर तरह से मदद करके उसे स्टेबल करे, उसकी जगह दिखाए, उसको जो ज़रूरी नंबर हैं बात करने के लिए, काम करने के लिए, उसका क्या काम है, उसका जॉब रोल क्या है, उसकी रिपोर्टिंग रिलेशनशिप किससे है, उसके कौन सबऑर्डिनेट्स हैं, कौन कोलीग्स हैं, कौन सुपीरियर है, सबके बारे में बताने का काम ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल का होता है। अब गाड़ी आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद क्या, आपने रिक्रूट कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, इंडक्शन ट्रेनिंग दे दी, अब इंसान ने काम करना शुरू कर दिया। काम करते करते वो सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो अपने जॉब रोल को ठीक से निभा रहा है, नहीं निभा रहा है, इसको इवैल्यूएट करने के लिए जो टूल क्रिएट करते हैं उसे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कहते हैं। तो
हर जॉब के हिसाब से इस तरह के साइंटिफिक टूल प्रोफेशनल ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल डेवलप करता है, जिससे आंका जा सके कि जो काम वो कर रहा है वो बेहतरीन तरीके से, अच्छी तरीके से वो कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्या या फिर उसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। ओके, नाउ ये जब टूल डेवलप होता है उसमें वो पूरे टॉप मैनेजमेंट, एचओडी सबसे समझता है पहले, फिर टूल डेवलप करता है, फिर उसे एग्जीक्यूट करता है। फिर आती है बारी उससे मैसेजेस निकालने की। मैसेजेस मतलब कि कौन एम्प्लॉय अच्छा काम कर रहा है, कौन एवरेज कर रहा है, कौन बिलो एवरेज कर रहा है, वो सब कैलकुलेशन, सारी एनालिसिस ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल की जिम्मेदारी होती है। जो अच्छा कर रहा है, जो बहुत अच्छा कर रहा है, वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भी हो जाता है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो उसके लिए पोटेंशियल एनालिसिस होती है, पोटेंशियल अप्रेजल होता है, जिसमें वो ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल उसके लिए एक नई प्रमोशनल लिंक्स निकालता है कि वो क्या क्या और प्रमोट हो सकता है, उसको बेटर इंक्रीमेंट मिलना चाहिए, कि उसको और कोई बेनिफिट मिलना चाहिए। वो सब चीजें तय पॉलिसी के हिसाब से वो एग्जीक्यूट करता है। ये तो बात हुई अगर अबव एवरेज काम हो रहा है। अगर उसे कोई नई पोजीशन देनी है तो उसके लिए कौन सी ट्रेनिंग देनी है, अगर लीडरशिप रोल में लाना है तो उसकी लीडरशिप ट्रेनिंग देनी है, ये सब काम ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल का है। अगर वो एवरेज कर रहा है तो उसे एवरेज से अबव एवरेज कैसे बनाए, उसका भी जिम्मेदारी ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल की होती है, उतनी तक कि वो क्या क्या ट्रेनिंग देके उसे बेहतर बना सकता है। ओके, जो बिलो एवरेज कर रहा है उसको किस तरह से ऊपर उठाएं, एवरेज तक लाएं, या फिर अगर नहीं आ पाता है तो उसको किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन से ईज आउट करें, बाहर करें। ये भी काम ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल का होता है। तो अच्छा काम और बुरा काम, मतलब फायर करने का भी काम और हायर करने का भी काम, दोनों ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल करता है। बहुत जिम्मेदारी का काम होता है ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल का। अब हम आगे बढ़ते हैं ट्रेनिंग पे। जिस समय से इंसान ऑर्गेनाइजेशन में आता है और जब तक एग्जिट करता है, ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल की जिम्मेदारी होती है कि उसको बाकायदा बराबर उसकी नीड के हिसाब से, उसकी जॉब रिक्वायरमेंट के हिसाब से ट्रेन करता है। बराबर ट्रेनिंग चलती रहती है। ट्रेनिंग दो तरह से देते हैं, एक तो होती है टेक्निकल ट्रेनिंग और दूसरी होती है बिहेवियर ट्रेनिंग। टेक्निकल ट्रेनिंग कौन सी होती है? जिसमें जैसे मान लीजिए जनरेटर बनाने की कंपनी है, तो जनरेटर की टेक्नोलॉजी क्या है, क्या उसके सेफ्टी नॉर्म्स हैं, किस तरह से एग्जीक्यूट करना है। या कोई पावर वाली कंपनी है तो उसमें पावर ग्रिड्स कैसे काम करेंगी, या कोई टॉय इंडस्ट्री है तो उसमें क्या सेफ्टी फैक्टर्स है। ये सब टेक्निकल एस्पेक्ट। सीएनसी मशीन कैसे चलती है, क्वालिटी नॉर्म्स कैसे आप एडहेयर कर सकते हैं, सब टेक्निकल। बिहेवियर ट्रेनिंग कौन सी होती है? जिसमें सिखाया जाता है कि आप अपनी स्ट्रेस कैसे मैनेजमेंट करो, अपने को सेल्फ ग्रोथ कैसे लो, कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग कैसे करो, किस तरह से टीम मैनेज करो, किस तरह से टीम लीड करो, लीडरशिप कैसे होनी चाहिए, क्या क्या क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं लीडरशिप के, किस तरह से आप अपने लोगों को और प्रोडक्टिव बना सकते हैं। तो इस तरह के तमाम सारे, बहुत सारे इस तरह के एस्पेक्ट होते हैं जो बिहेवियरल में ट्रेनिंग में आते हैं, और वो सब ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल ये सब डेटा के, परफॉर्मेंस अप्रेजल डेटा के, एम्प्लॉय सर्वे से, एचओडी के फीडबैक से, टॉप मैनेजमेंट की पॉलिसीज से, मार्केट ट्रेंड से, सब अक्यूमुलेट करके ट्रेनिंग कैलेंडर बनाते हैं। और ट्रेनिंग कैलेंडर के हिसाब से वो ये तय करते हैं कि क्या इंटरनल रिसोर्स ट्रेन करेगा या उनको बाहर से एक्सपर्ट बुलाना। दोनों तरह से ट्रेनिंग होती है, कुछ इंटरनल लोग करते हैं और कुछ एक्सटर्नल लोग। एक बार ट्रेनिंग
हो गई। ट्रेनिंग लगातार चलती रहती है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के बारे में मैंने बात कर ही ली। इंडस्ट्रियल रिलेशंस भी अच्छे रहें, कंपनी में शांति रहे, उसका पल्स रखना भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम है। उसे कहते हैं HRIS, ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। कहाँ पे डिसिप्लिन का कोई इश्यू तो नहीं आ रहा है, कहीं पे कोई रिजेंटमेंट तो नहीं पल रहा है, किसी तरह का कोई ग्रुपिज्म तो नहीं हो रहा है, किसी तरह की ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स तो नहीं हो रही है। ये इंफॉर्मेशन भी ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल को रखना पड़ता है। ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल को ये सब बातें, जो भी सेंसिटिव बातें होती हैं, वो टॉप मैनेजमेंट से शेयर करनी पड़ती हैं, जिससे कि कोई पोटेंशियल प्रॉब्लम ना आए। पहले से लोग तैयार हैं, अगर किसी तरह का कोई रिसेंटमेंट है, डिसएग्रीमेंट है, कोई फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप हो रहा है या किसी तरह का कोई इश्यू है, वो पहले ही डील हो जाए और लोग मोटिवेटेड रहें, लोग एक्साइटेड रहें, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस बनी रहे। अब सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, या जो मैंने टाटा की एग्जांपल दिया आपको और मारुति का एग्जांपल दिया, उसमें सबसे बड़ा रोल होता है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर और ट्रेनिंग का। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर क्या है? जैसे हम कहते हैं इंडिया में हमारा ये कल्चर है, वो कल्चर है, कोई देख तो नहीं सकता कल्चर को, लेकिन समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं? अगर आप अपने आसपास से समझ सकते हैं। आपने रेलवेज को देखा है और मेट्रोज को देखा है। आप सफाई रेलवे प्लेटफॉर्म की और मेट्रो प्लेटफॉर्म की अगर कंपेयर करें तो रेलवे कहीं भी नहीं टिकता है सफाई के मामले में। वही हम लोग दोनों जगह, एक जगह हम गंदगी कर देते हैं और एक जगह नहीं करते। अगर आप डब्बों के अंदर की भी बात करें तो ट्रेन के डब्बे और ये आपके मेट्रो के डब्बे, ट्रेन के डब्बे गंदे दिख जाएंगे कभी कभार, मेट्रो के कभी नहीं दिखते, क्योंकि हमें पता है कि हमें कैसे वहां ऐड करना है। वो इनविजिबल हैंड जो हर आदमी का बिहेवियर कंट्रोल करता है, उसे ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर कहते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर बहुत धीमे धीमे बिल्ड कर पाते हैं। 5 साल, 7 साल, 10 साल भी लग जाते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन को कल्चर बनाने में। लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर ही की वजह से इस तरह के एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉन्ट्रीब्यूशंस या एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिस्ट्रक्शंस दोनों हो सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि कल्चर मैडम कैसे बनेगा? इनविजिबल है, हम देख नहीं सकते, कैसे क्या करेंगे? तो कल्चर के लिए हम लोग कॉर्पोरेट वैल्यूज पे काम करते हैं। कॉर्पोरेट वैल्यूज एज अ HR प्रोफेशनल आपको आइडेंटिफाई करवानी पड़ेंगी। राइट फ्रॉम द टॉप लेवल टू ग्रास रूट लेवल सब लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। विजन मिशन बनाते हैं, उसके हिसाब से वैल्यूज निकाली जाती हैं, फिर उनको धीरे धीरे लोगों के मन में डाला जाता है। इनकलकेशन होता है। इनकलकेशन बहुत तरीके से होता है। एक तरीका तो ट्रेनिंग है, दूसरा तरीका रोल मॉडलिंग है, तीसरा तरीका है रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट मतलब अगर आपने कोई अच्छा काम किया, जैसे आपके पेरेंट्स शाबाशी देते हैं या फिर आपको कोई गिफ्ट दे देते हैं कुछ अच्छा काम करने पे, और जब बुरा करते हैं तो डांट पड़ती है। उसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन में भी अच्छा करने पे कुछ अच्छी चीजें होती हैं, कुछ इंसेंटिव्स मिल जाते हैं, रिकॉग्निशंस मिल जाते हैं, किसी तरह के इंक्रीमेंट्स मिल जाते हैं, और अच्छा नहीं करने पे वार्निंग्स वगैरह मिल जाती हैं या लोगों को रीट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के लिए बराबर लोगों को काम करते रहना पड़ता है। लोग जगह जगह बोर्ड्स बनाते हैं, स्टोरीज कैस्केड करते हैं, स्टोरीज लोगों को बताते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या अच्छा हुआ, कैसे हुआ, उससे क्या मीनिंग निकलता है। तो ये धीरे धीरे बिल्ड अपॉन होता है। टॉप मैनेजमेंट, सीनियर मैनेजमेंट जैसा करेगा वो उसको ही देख के मिडिल मैनेजमेंट करेगा, और मिडिल मैनेजमेंट को देख के लोअर मैनेजमेंट करेगा, और इसी तरह पूरे ऑर्गेनाइजेशन में वो चीज़ फैल जाती है।
और ये ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल की जिम्मेदारी होती है कि कहीं पे कुछ गड़बड़ हो रहा है तो वो सीनियर मैनेजमेंट टीम को बताए कि यहाँ पे ये चीज़ गड़बड़ है और इसे हमें ठीक करने की ज़रूरत है। एक बहुत इम्पोर्टेंट काम और है, वो है ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। एक ही यथार्थ सत्य है, वो है बदलाव। कैसे? कल आप जितने बड़े थे आज एक दिन बड़े हो, बदल गए आप। मौसम बदलते हैं, रिक्वायरमेंट्स बदलती हैं, आपके काम करने के तरीके बदलते हैं, टेक्नोलॉजी बदलती है। तो ये बदलाव को किस तरह से अडेप्ट करवाएं एम्प्लॉय से, वो भी इम्पोर्टेंट है। कैसे? मैं आपको एक बहुत छोटा सा इंसिडेंट बताती हूँ। मैं कहीं पे ट्रेनिंग करवा रही थी, वहाँ पे फॉरेन से एक सीएनसी मशीन, मतलब सीएनसी मतलब ऑटोमेटिक मशीन है। एम्प्लॉय राजी नहीं थे काम करने, नहीं जी मुझे तो, हमें तो मैनुअली करना। उनके यहाँ वैल्यू थी, एक कल्चर था कि जिस समय का डिस्पैच का टाइम है उसी समय डिस्पैच होना है, 1 मिनट लेट नहीं होना डिस्पैच के लिए। तो वो कल्चर में था। एक दिन क्या हुआ, एक रात को नाइट शिफ्ट थी, मैनुअल मशीन एकदम से ब्रेकडाउन पे चली गई और डिस्पैच शेड्यूल्ड था। अब मजबूरी में लोगों ने वो सीएनसी मशीन, ऑटोमेटिक मशीन चलाई। शुरू में दिक्कत आई, धीरे धीरे आदत पड़ गई। अब क्या हुआ, सीएनसी की जब ट्रेनिंग हो गई, सब हो गया, एडेप्टेशन हो गया, तो अब अगर सीएनसी खराब हो जाती है तो वो मैनुअल पे नहीं आना चाहते। तो ये ब्यूटी है। ऑर्गेनाइजेशनल चेंज कराना भी आसान नहीं है। लोग जिस तरह से काम करते हैं, जिस तरह से रहते हैं, जिस तरह से काम करते हैं, जिस तरह से रहते हैं, उसको वैसे ही रहना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप जो अखबार पढ़ते हैं, अगर किसी दिन दूसरा अखबार आ जाता है तो आपको बेचैनी होती है। छोटा सा एग्जाम्पल। तो हम जब बड़े मैसिव चेंजेस की बात करते हैं तो उसके लिए तो बात ही अलग है। आपकी अगर सिटिंग अरेंजमेंट बदल जाता है तो आपको दिक्कत होने लगती है, टीचर बदल जाता है तो दिक्कत होने लगती है। तो इसलिए चेंज मैनेजमेंट भी अपने में बहुत इम्पोर्टेंट काम है ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल का, कि किस तरह धीरे 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 चेंज को आप इम्प्लीमेंट करें, किस तरह से लोगों को धीरे धीरे उस टेक्नोलॉजी पे या दूसरे कल्चर पे माइग्रेट करें। ये तो बात हुई हमारी काम के चलते। काम के बाद रिटायरमेंट प्लानिंग भी ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल का काम है, कि किस तरह से उनको रिटायर करना है, पोस्ट रिटायरमेंट क्या बेनिफिट उनको देने हैं, या फिर कोई बीच में छोड़ के जा रहा है तो एग्जिट इंटरव्यू ले, कि क्या कारण है कि एक एम्प्लॉय हमें छोड़ के जाने के लिए कह रहा है, कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो कि अलार्मिंग है। तो इस तरह के काम भी ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल का काम। अब आप समझ गए होंगे कि ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल का काम कितना इम्पोर्टेंट है और कितना पावरफुल है। ओके, एक टाइम था जब पर्सनल मैनेजमेंट हुआ करता था, जहाँ पे एक सबऑर्डिनेट एक्टिविटी मान के, एक बहुत ही मीनियल वर्क मान के ह्यूमन रिसोर्स को देखा जाता था, जहाँ पे अगर एमडी का साला भी आ रहा है तो वो भी एचआर वाला मैनेजर जाता था लेने, रिसीव करने। लेकिन आज के टाइम पे ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बन चुका है, कि जिस टाइम से कंपनी शुरू होती है, जो पहले रिक्रूट होते हैं लोग, उसमें सबसे पहले फाइनेंस और एचआर वाले रिक्रूट होते हैं।
फाइनेंस का एक होगा, HR का एक होगा, एक प्रोडक्शन का होगा। बाकी बिल्ड अपॉन यही लोग 3 लोग 4 लोग मिलके टीम को आगे बढ़ाते हुए चले जाते हैं। रूल्स बहुत चेंज हो गए हैं। अब वर्चुअल टीम्स होती है, फ्लेक्सिबल टाइम होते हैं, फ्लेक्सिबल प्लेसेस होते हैं। इवैल्यूएशन करना मुश्किल हो गया, कौन कितनी प्रोडक्टिविटी दे रहा। चैलेंजेस बहुत सारे हैं और जितना क्रिटिकल काम उतनी इम्पोर्टेंस बढ़ती जाती है। आई थिंक मैंने मोटा मोटा आपको ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशन के बारे में बता दिया। अब हम चलते हैं कि किसको ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल बनना चाहिए। स्टूडेंट्स, उनको ही ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल बनना चाहिए जिनको लोगों के साथ काम करने में मजा आता है, लोगों से मिलने में मजा आता है, एक टच बेस करने में मजा आता है, जिनको लगता है कि उनका पैशन कहीं ना कहीं ह्यूमन के से रिलेटेड है, लोगों से मिलने जुलने में है, टीम बनाने में है, लोगों के साइकी समझने में है, उनसे रिलेशनशिप बिल्डिंग में है। अगर आपका वो इंक्लिनेशन है, आपका वो पैशन है, तो आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को एज ए स्पेशलाइजेशन ले सकते हैं। स्पेशलाइजेशन जनरली 2nd सेमेस्टर के बाद चुनने को मिलता है। MBA जब आप करोगे तो सबसे पहले आपको फाउंडेशन कोर्सेज मिला जाते हैं। अब इसके लिए भी 2 तरीके हैं जाने के। एक तो +2 के बाद आप BBA कर सकते हो, BBA के बाद भी जॉब अपॉर्चुनिटीज खुलती हैं, और अगर आप और बेहतर करना चाहते हो तो आप MBA कर सकते हो ग्रेजुएशन के बाद या BBA के बाद, दोनों तरीके से हो सकता है। BBA में भी थोड़ा थोड़ा पढ़ाया जाता है, थोड़े कम मात्रा में पढ़ाया जाता है। MBA में उसी का एडवांस लेवल पढ़ाया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि ठीक है मैडम, BBA MBA हम कर लेंगे, लेकिन आखिर करें कैसे? क्या करें कि हम MBA कर लें या BBA कर लें? तो हमें उसके लिए पहले से तैयारी करनी पड़ती है। कुछ एग्जाम्स हैं जिनको हमें पास करना पड़ता है। जो हमारे प्रीमियम इंस्टीट्यूट हैं वो जनरली कैट से लेते हैं, कॉमन एडमिशन टेस्ट। कैट से हमारे IIMs लेते हैं, कुछ प्रीमियर यूनिवर्सिटीज भी कैट स्कोर्स लेती हैं, कुछ प्रीमियम B स्कूल्स जो कि IIM उसमें नहीं आते हैं वो भी लेते हैं। तो एक तो कॉम्पिटिशन हो गया कैट, दूसरा कॉम्पिटिशन है XAT। ज़ेवियर इंस्टीट्यूट का कॉम्पिटिशन है। ज़ेवियर इंस्टीट्यूट भी बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूट है। फिर एक होता है मैट, मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट, जिससे जनरली आपके जो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन स्टेट लेवल के हैं या डिफरेंट प्रोफेशनल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट हैं, वो मैट कोर्स लेते हैं। मैट के बाद आता है स्नैप, सिम्बोयसिस का। सिम्बोयसिस की भी पढ़ाई बहुत अच्छी है, और नरसी मुंजी कॉलेज बहुत अच्छा है मैनेजमेंट का, उसका एग्जाम्पल होता है NMAT। और अगर आप फॉरेन जाने के सोच रहे हैं तो उसके लिए होता है CMAT, कॉमन मैनेजमेंट टेस्ट। तो एक तरह तरह के टेस्ट हैं जो आप ट्राई कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। और उसमें कैट सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर हम इंडियन देखें तो कैट सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कैट से आपको एंट्री मिलती है हमारे मोस्ट रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूशन में, IIMs वगैरह में। IIMs वगैरह में जो एंट्री मिलती है वो कैट के द्वारा मिलती है। कैट में वर्बल एबिलिटी आती है। वर्बल एबिलिटी में 7 से 11 करीब क्वेश्चंस आते हैं। इसमें नेगेटिव मार्केटिंग नहीं होती है। उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, 24 से 28 करीब क्वेश्चन होते हैं, उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है -1 की पर क्वेश्चन। उसके बाद डेटा इंटरप्रिटेशन आता है। डेटा इंटरप्रिटेशन में आपके करीब 16 क्वेश्चन होते हैं DI में, और LR में लॉजिकल रीजनिंग में भी करीब 16 क्वेश्चन होते हैं, दोनों में नेगेटिव मार्किंग।
जो सबसे बड़ा चंक और सबसे मुश्किल चंक है वो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसमें करीब 38 करीब क्वेश्चन आते हैं, 34 से 38 करीब क्वेश्चन आते हैं और नेगेटिव मार्केटिंग होते हैं, -1 होता है। तो आप कौन कौन से इंस्टीट्यूशन जा सकते हैं? आप IIM जा सकते हैं, XLRI जा सकते हैं, SP जैन जा सकते हैं, IITs में भी आप बहुत अच्छे मैनेजमेंट प्रोग्राम चला दिए हैं, MBI गुड़गांव जा सकते हैं, IMT गाजियाबाद जा सकते हैं, नरसिंह मुंजी मुंबई जा सकते हैं, SP जैन जा सकते हैं, सिम्बोइसिस जा सकते हैं, TA पाई इंस्टीट्यूट जा सकते हैं, ISB जा सकते हैं, बिमटेक जा सकते हैं, फोर स्कूल जा सकते हैं, IMI शायद मैं ले चुकी हूँ नाम, और इस तरह के तमाम इंस्टीट्यूट हैं। फॉर्च्यून इंस्टीट्यूट है जो अच्छा है, फिर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है, अमिटी यूनिवर्सिटी है। तो बहुत सारे एवेन्यूज है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है जहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं थ्रू डिफरेंट टेस्ट। और उसके साथ साथ ये तैयारी के साथ साथ आपको 2 काम और करने होंगे। एक काम है आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ानी पड़ेगी और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत से इंस्टीट्यूशन ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू भी लेते हैं। अगर ग्रुप डिस्कशन में आपको 4 से 5 मिनट मैक्सिमम मिलते हैं अपने को प्रूफ करने के लिए, तो अगर आप वेल रेड नहीं हो, वेल कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, तो आपका वहाँ पे चांसेस कम हो जाते हैं। उसके लिए आप क्या कर सकते हो? मिरर टॉकिंग कर सकते हो। शीशे के सामने बोलिए, कंटेंट को टाइम देख के बोलिए कि 3-4 मिनट में आप क्या इंपॉर्टेंट चीजें बोल पाए, फ्लोलेसली बोल पाए, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, लेकिन आपको अच्छे से बोलना आना चाहिए। इंटरव्यू में आपको कोई वो मैनेजमेंट साइंस नहीं पूछेंगे, बेसिक नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये जानने के लिए कि स्टूडेंट कितना वेल रेड है, वेल अवेयर है और कितना उसका पॉजिटिव थिंकिंग है अपने मैनेजमेंट प्रोग्राम को लेकर। तो जनरल क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन अगर आप वेल रेड नहीं होगे, आपने पहले से प्रैक्टिस नहीं की होगी, तो आप एकदम से परफॉर्म नहीं कर पाओगे। क्योंकि ज्यादातर 10th और 12th के लोग हैं, बच्चे हैं यहाँ पे। तो मैं एक चीज और आपको एडवाइस करना चाहूंगी कि आप अगर 10th में हैं या 12th में 1 से 2 घंटा आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लीगल, इसमें रीजनिंग में, लॉजिकल रीजनिंग में, इंग्लिश वोकैबुलरी में डालें। धीमे धीमे की आपकी तैयारी बेहतर होगी और आखिरी में आपके 2 महीने 3 महीने जो आप डेडिकेटेड देना चाहते हैं वो दो, लेकिन जो धीमे धीमे तैयारी है उसका कोई रिप्लेसमेंट होता नहीं। तो आप धीमे धीमे तैयारी करो, आराम से तैयारी करो और आई एम श्योर आप फिर क्रैक कर लोगे, कोई भी कॉम्पिटिशन क्रैक कर लोगे। क्योंकि हमारी इंडिया में दिमाग की किसी के पास कमी नहीं। वी ऑल आर गुड, हैविंग वेरी गुड ब्रेन्स। इंडियंस जहाँ भी जाते हैं उनके ब्रेन्स के बारे में तारीफ होती ही है। तो हमारे पास दिमाग की कमी नहीं है, बस गाइडेंस की कमी होती है। हमें बताने वाले लोग नहीं होते कि किस तरह से करें। इसका भी बहुत कुछ आजकल ये हो गया है कि गूगल में इतना कुछ इन्फॉर्मेशन रहती है कि आप चाहें तो किसी की तैयारी करनी है, उसके बहुत सारे रिसोर्सेस आपको मिल जाते हैं और आप उससे भी तैयारी कर सकते हैं। मैं बात करूंगी अब थोड़ी फॉरेन यूनिवर्सिटीज की। अगर फॉरेन यूनिवर्सिटी में जाना है तो आपको GMAT देना होगा। बहुत सी यूनिवर्सिटीज एलिट और टॉयफल स्कोर्स भी मांगते हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड है, इंग्लिश कितनी आती है स्टूडेंट को। और ये सेट भी है, बहुत सारे होते हैं इस तरह के जो आपके डिफरेंट कंट्रीज के होते हैं। वो देके आप फॉरेन यूनिवर्सिटीज को भी अप्रोच कर सकते हैं। एक समस्या जो बच्चों की आती है वो ये आती है कि एडमिशन तो ले लें, हमारे पास फंड्स नहीं।
फंड्स जो हैं उसके लिए बैंक लोन्स होते हैं। बैंक जाइए, पता कीजिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। लोन्स होते हैं जो कि आप जब अर्निंग बन जाते हैं, आप जब सर्विस में आ जाते हैं तो धीरे EMIs में आप चुका सकते हैं। तो बैंक या आप पब्लिक सेक्टर बैंक देते हैं ऐसे लोन, आप पता कर सकते हैं और उससे लोन ले सकते हैं। अगर खुदा न खास्ता आप रेगुलर कोर्स नहीं कर पा रहे तो आप करेस्पॉन्डेंस कोर्स भी कर सकते हो, डिस्टेंस लर्निंग से भी कर सकते हो। कुछ इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन, अच्छे इंस्टीट्यूट के बारे में बताना चाहूंगी। नरसी मुंशी देता है डिस्टेंस लर्निंग, IMT गाजियाबाद देता है, सिम्बोसिस देता है और इग्नू देता है, अमिटी देता है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी देता है, अन्नामलाई देता है। तो ये सब कुछ इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे आप डिस्टेंस लर्निंग के द्वारा भी MBA HR में कर सकते हो और अच्छी प्लेसमेंट पा सकते हो। अगर मैं बात करूँ प्लेसमेंट की, HR में सेल्स के मुकाबले जॉब्स कम होती हैं क्योंकि कम लोग रिक्वायर्ड होते हैं। एंट्री पाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन जो करियर प्रोग्रेशन है वो बहुत बेहतर होता है, बहुत जल्दी होता है और मनी वाइज काफी अच्छा होता है। एवरेज सैलरीज की अगर मैं बात करूं तो IIMs के लोगों को 8 से 12 लाख के बीच में फ्रेशर्स को मिलती है, और अगर मैं नॉर्मल MBA इंस्टीट्यूट की बात करूं तो 2.5 से 5-6 लाख तक मिल जाती है सैलरी स्टार्टिंग। बाकी अगर मैं बताना चाहूँ कि आप तैयारी में एक और इम्पोर्टेंट काम करें, ये तो हो गया टेक्निकल चीज। दूसरी जो आपको करनी होगी वो है अपनी स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रैक्टिस, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि बहुत ब्राइट बच्चे होते हैं लेकिन जब एग्जाम देने जाते हैं तो इतने स्ट्रेस में आ जाते हैं कि आते हुए भी वो पूरी तरह से कर नहीं पाते हैं, वो बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं। तो आपको थोड़ा सा मेडिटेशन, अपने स्ट्रेस पे वर्क करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि स्ट्रेस आपका पूरी मेहनत बर्बाद कर सकता है at the time of exam, at the time of group discussion, at the time of interview. Okay, so this is all about the overview of HR as a profession. अब मैं क्वेश्चन आंसर्स लेना चाहूंगी। अनुष्का पूछती हैं कि कौन सी ऐसी स्किल्स है जो हम यहाँ पे कम है दूसरी कंट्रीज के मुकाबले। अनुष्का, दूसरी कंट्रीज और हमारी कंट्रीज में सच बहुत ज्यादा कोई खास फर्क नहीं है एज फार एज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज कंसर्न। थोड़ा सा ये डिफरेंस है कि फॉरेन कंट्रीज में जो मिक्स है, जो डिफरेंट कंट्रीज के, डिफरेंट कल्चर के, डिफरेंट कलर के लोग एक साथ काम कर रहे हैं, तो उनको वो डाइवर्सिटी मैनेजमेंट भी करना पड़ता है जो इंडिया में उतने फॉरेन के लोग आके काम नहीं करते हैं। अब आप फॉरेन में जाएंगे तो आप ब्राउन्स या ब्लैक्स में आएंगे, वहाँ पे वाइट्स भी होंगे, वहाँ पे जापानीज भी होंगे, तो वहाँ पे हो सकता है कोरियन भी हो, वहाँ पे इंग्लिश भी हो, वहाँ US नेशनल्स भी हो, वहाँ ऑस्ट्रेलिया के भी हो। तो ऐसे में HR का वहाँ पे बहुत बड़ा रोल हो जाता है कि किस तरह से मल्टी कल्चरल लोगों को हम मैनेज करें। वो एक अलग काम हो जाता है हमें इंडियन वर्क से। लेकिन कुछ इंडियन मल्टीनेशनल्स हैं जहाँ पे इस तरह के मैनेजमेंट करते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल, और अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज है, ड्रास्टिक कोई अलग है।
कल्चर हमारा डिफरेंट है, यहाँ पे पावर गैप ज्यादा है, फॉरेन में पावर गैप कम है। वहाँ पे बॉस को लोग नाम लेके पुकारते हैं, यहाँ पे बॉस को बॉस कहेंगे या सर कहेंगे। तो ये पावर डिस्टेंस यहाँ पे है, वहाँ पे नहीं है। तो डिफरेंट कल्चर है, उसके हिसाब से ही लोग काम करते हैं। यहाँ पे अभी थोड़ी इम्पैथी आनी बाकी है, उतनी इम्पैथाइज नहीं करते लोग, जो कि धीरे धीरे शुरू हो गया है। सेंसिटिविटी, ऑर्गेनाइजेशनल सेंसिटिविटी, एम्प्लॉय एंगेजमेंट अब धीरे धीरे यहाँ पे भी आ गया है कि लोगों को किस तरह से एंगेज करें, किस तरह से साइकोलॉजिकली बाइंड करके रखें, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस रखें। ये सब चीजें अब यहाँ पे भी काफी आ गई हैं और काफी डेवलपमेंट हुआ है इस फील्ड में। सोनी पूछती है हाउ डू आई स्टार्ट कैरियर इन एचआर। सोनी, अगर आपने एमबीए कर लिया है या एमबीए करने जा रही है, पहली चीज तो है कि आपको रिलेशनशिप मैनेजमेंट पे या ह्यूमन इंस्टिंक्ट पे या ह्यूमन साइकोलॉजी पे थोड़ा सा मेहनत करनी होगी, जानना होगा। बाकी तो मैंने आपको किस तरह से बीबीए या एमबीए के थ्रू जाना है वो बता ही दिया है, तो वो हो जाएगा आपका। बेस्ट ऑफ लक। अनुष्का पूछती व्हाट चैलेंजेस डू एचआर फेस व्हाइल हैंडलिंग एम्प्लॉय। सबसे मुश्किल काम वो मशीन है जिसको आप चला रहे हैं, आपको पता है कि आपने जो इनपुट किया उसके हिसाब से आउटपुट निकल आएगा। फाइनेंस में बैलेंस शीट में जो नंबर्स है उसके हिसाब से बैलेंस शीट बन जाएगी, लेकिन प्रोडक्शन में, फाइनेंस में, मार्केटिंग में काफी कुछ आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। ह्यूमन रिसोर्स एक ऐसा रिसोर्स है जहाँ प्रेडिक्शन नहीं हो सकता। एक ही तरीका एक आदमी पे काम करेगा तो वो दूसरे आदमी पे नहीं करेगा। एक छोटा सा एग्जांपल मैं देती हूँ। एक कंपनी में, जो कि बहुत छोटी कंपनी थी, ट्रांसपोर्ट कंपनी थी, वहां पे एक एम्प्लॉय बहुत मेहनत से काम कर रहा था और उसने कंपनी को खड़ा करने में काफी मेहनत की, काफी दिन रात एक की। 5-7 साल बाद जब कंपनी बड़े लेवल पे आ गई तो उसको सीईओ बना दिया गया। ओनर्स ने सोचा इसने बहुत कंट्रीब्यूट किया, मैं उनको सीईओ बना दूं। एक पार्टी थ्रो की गई, उसमें उनका अनाउंस किया गया नाम, उनकी सैलरी 2 गुनी कर दी गई, बेनिफिट्स 3-4 गुना कर दिए गए, उनको बहुत सारा स्टेटस मिल गया। उसके बाद आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि बहुत खुश होगा, उसको कितना ऑनर मिला, ये सब नहीं, वो बहुत दुखी हो गया। क्यों दुखी हो गया? उसका स्टेटमेंट था भैया ने तो मुझे पराया कर दिया, मैं तो फैमिली की तरह काम कर रहा था, बिकॉज इट वॉज फैमिली ओन्ड बिजनेस, फैमिली रन बिजनेस था। वो एक अपने को फैमिली मेंबर मानता था। उसको यही बात बुरी लग गई कि उसको एम्प्लॉय कैडर में ले आए। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन इन द ब्लैक बॉक्स ऑफ द पर्सन। इंसान के मन में क्या चल रहा है इतना आसान नहीं होता जानना। आपको बहुत से लोग ऐसे भी मिलेंगे जो आपके सामने हाँ हाँ करके जाएंगे और पीछे जाके कुछ और काम करते हैं। विथ एक्सपीरियंस आप प्रेडिक्शन करने लगोगे धीरे धीरे। इसकी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई अलग सी साइंस नहीं है कि आप कह दें x + y = xy। ऐसा कुछ नहीं है, ये कोई फॉर्मूला है, कोई फॉर्मूला नहीं है। हर इंसान अलग होता है, इसीलिए एचआर प्रोफेशनल्स की इतनी ज्यादा डिमांड रहती है। अच्छे एचआर प्रोफेशनल्स को बहुत बड़ी बड़ी सैलरी भी मिलती है। मेरे जान पहचान में लोग हैं जिनको 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपए साल मिल रहा है। तो इस तरह के भी प्रोफेशनल्स हैं। सोनी कहती है आई हर्ड दैट एचआर इज एन स्ट्रेसफुल जॉब, सो इट इज ट्रू और नॉट? इफ यस देन हाउ दिस जॉब इज स्ट्रेसफुल? सोनी, मैंने शुरुआत में कहा था अगर आपको पैशन है लोगों के साथ काम करने में, लोगों के लिए काम करने में, तभी एचआर में जाइए। अगर पैशन है तो वो इंजॉयबल जॉब है, अगर पैशन नहीं है तो वो स्ट्रेसफुल जॉब है। आप क्या कंट्रीब्यूट कर पाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, किस तरह से आप हैंडल करते हैं चीजों को, उस पर डिपेंड करता है कि वो जॉब आपके लिए स्ट्रेसफुल होगा
या फिर इंजॉयबल होगा। अगर आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आपने उससे पावर डिराइव कर लिए, तो वो इंजॉयबल होगा। अगर आप यस मैन बन के रहना चाहते हैं, आप सबकी सुन रहे हो, तो सबकी डांट खा रहे हो, तो वो स्ट्रेसफुल हो जाएगा। दूसरी चीज, एचआर का काम ऐसा है जैसे एक घर में माँ का काम होता है, जो दिखता नहीं। तो कभी कभी ये हो जाता है कि टॉप मैनेजमेंट को या सीनियर मैनेजमेंट को लगता है ये करते ही क्या है, लेकिन अब वो धीरे धीरे चीज जा रही है, लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं एचआर के काम को, और अब समझ में आ रहा है एचआर की इम्पोर्टेंस को। तो अब दिस इज अ ब्राइट करियर नाउ। पहले ये जरूर होता था कि एचआर के काम को लोग थैंकलेस जॉब कहते थे। अब एचआर क्योंकि नए नए इनोवेशन करता है एम्प्लॉय एंगेजमेंट के लिए, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, एक नया साइंस निकल आया एचआर में। अब तक एचआर जो है ज्यादातर एनालिटिक्स पे काम करता है, जिसपे वो पूरी तरह से एनालाइज करता है कि कौन कितना काम कर रहा है, किस तरह से बूस्ट कर सकता है। तो प्रोडक्टिविटी डायरेक्ट बढ़ाता है। एचआर ऑपरेशंस का कंबाइंड काम होने लगा है। तो डिपेंड करता है कि आप क्या काम करते हो, क्या कंट्रीब्यूट करते हो, और आपका अपनी मेंटल सेट कैसा है। क्या क्वालिटीज होनी चाहिए एक ग्रेट कैरियर के लिए, ये पूछते हैं अभिषेक। सबसे पहला चीज है कि यू हैव टू बी सिंसियर विद योरसेल्फ। पहली है कि आपके अंदर सिंसियरिटी होनी चाहिए अपनी तरफ से। जब आप अपने लिए सिंसियर होंगे तो आप सबके लिए सिंसियर होंगे। नंबर 2, ट्रांसपेरेंट रहिए। कभी ये ना कोशिश कीजिए कि शॉर्टकट से मैं प्रमोशंस ले लूं कैरियर, क्योंकि वो लॉन्ग रन में काम चलते हैं। तीसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है कि जिस भी इंडस्ट्री में, जिस भी फंक्शन में आप जाएं, उसकी आप इन डेप्थ नॉलेज लें। फॉर एग्जाम्पल, आपको ऑटो इंडस्ट्री में जाना है। अगर आप आज से धीरे धीरे जो न्यूज आ रही है ऑटो के बारे में जानकारी हासिल करते हैं, कोई जर्नल में कोई ऑटो पे और आर्टिकल निकला है वो पढ़ते हैं, उसके नोट्स बनाते हैं, उसके एनालिसिस करते हैं, तो जब तक आप एमबीए करोगे आपके पास इतनी ज्यादा नॉलेज हो जाएगी कि आपको उस फील्ड में कोई हरा सकता ही नहीं। तो तैयारी आज से कीजिए, बाकी आपकी लाइफ अपने आप सेट हो जाएगी। धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप्स ले, बेबी स्टेप्स लीजिए। बहुत बड़ा कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपने को बस अवेयर रखिए चीजों के लिए। और मेरी एक और सलाह होगी, जो भी करना है आप उसको अभी से आप एक लाइन चुन लो कि मुझे इस चीज में निकलना है। धीरे धीरे आप उसी चीज की जब नॉलेज लेते जाओगे तो धीरे धीरे वो इतना कुछ आपके अंदर एक्यूमुलेट हो जाएगा, इंटरनलाइज हो जाएगा, वो आपकी विजडम में आ जाएगा कि आप फेल होने के चांसेस को काफी तौर पे काम कर दो। अभिषेक एक और क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हाउ टू फाइंड मोटिवेशन इन आवर वर्क। मोटिवेशन के लिए एक हम लोग कहावत कहते हैं, द डोर इज लॉक्ड फ्रॉम विद इन। आप एज ए प्रोफेशनल, ये एचआर प्रोफेशनल ये तो बता सकते हो कि भाई चाबी है, खोल के बाहर आ जाओ। किसी के लिए आप चाबी घुमा नहीं सकते हो। सो इट इज इंटरनल। तो मोटिवेट करने के लिए या अपने लिए मोटिवेशन है तो आपको छोटे छोटे सेटिस्फायर्स ढूंढने पड़ेंगे, मोटिवेटर्स ढूंढने पड़ेंगे। मिनी माइलस्टोन्स बनाइए। जब वो माइलस्टोन्स अचीव हो जाए तो अपने को ट्रीट करिए, ट्रीट दीजिए, अपने को शाबाशी दीजिए, कुछ छोटे छोटे अपने को प्राइज दीजिए और फिर अगले माइलस्टोन की तरफ चलिए। तो मोटिवेशन आपका इंटरनल होता है। आप जितना हैप्पीनेस फील करते हो अंदर से, अपना जितना अचीवमेंट फील करते हो और अपने को सेलिब्रेट करते हो, उतना ज्यादा आप मोटिवेट होते जाते हो। तो मोटिवेशन अगेन यू नीड टू वर्क अपॉन योर ओन साइकी। और दूसरे को भी अगर मोटिवेट करना है तो आपको कहीं ना कहीं उसको ये बताना पड़ेगा कि आप अपनी साइकी पे काम कीजिए, अपने मेडिटेशन कीजिए, अपने क्लैरिटी लाइए अपने काम में कि आपको क्या अचीव करना है, आपके लिए क्या चीज इम्पोर्टेंट है। उसके हिसाब से अपने आप कैरियर गोल्स बनाइए, लाइफ गोल्स बनाइए। फिर धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप लेके उनको एक एक करके
तय करते जाए। कौन से कॉलेज अच्छे हैं? कॉलेज मैंने आपको बता ही दिए कि शुरुआत IIM से होती है। फॉरेन के बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस हैं जो कि हार्वर्ड वगैरह हैं, बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, आप बहुत सारी लिस्ट है। तो कॉलेज IIM से शुरू होते हैं, बाकी मैंने आपको 20 स्कूल और भी बता दिए हैं। तो ये आप कैट के हिसाब से तैयारी कीजिए। कैट में नहीं आओगे तो मैट में तो आ ही जाओगे जब कैट की तैयारी करोगे। तो तैयारी आप करते रहिए और बाकी तो फिर सब अच्छा ही होगा। How HR plays in growth of the company? मैं 2 बिना नाम लिए फोन कंपनीज की बात करती हूँ। एक कंपनी जो है वो आफ्टर सेल सर्विस 24 घंटे के अंदर दे देती, तुरंत दे देती, नहीं तो मैक्सिमम 24 घंटे के अंदर। एक कंपनी है जिसके कस्टमर केयर को आप बोलते रहो, अच्छा सर करते हैं, रिजॉल्व करते हैं, ये है वो है। क्या होगा धीरे धीरे आपके फ्रेंड में, आपके लोगों में ये लोग वो करेंगे कि भाई ये कंपनी का फोन लगवाओ, ये कंपनी का फोन लो, इसके आफ्टर सेल सर्विस बहुत बढ़िया, कस्टमर केयर बहुत बढ़िया। ये कहाँ से आया? ये कल्चर से आया, कस्टमर ओरिएंटेशन से आया। कल्चर कैसे डेवलप हुआ? ट्रेनिंग से डेवलप हुआ, कॉर्पोरेट वैल्यू से डेवलप हुआ। एम्प्लॉय को आप जब उस तरह से ढाल देते हो कि नहीं, कस्टमर इम्पोर्टेंट है, चाहे कुछ हो जाए, कस्टमर सेटिस्फाई होना चाहिए, तो धीरे धीरे उसका कस्टमर बेस बढ़ता जाता है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती जाती है और कंपनी ग्रो करती जाती है। तो HR का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत वाइटल रोल होता है किसी की कंपनी को ग्रो करने के लिए। मुझे ह्यूमन रिसोर्स में सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगता है? मुझे अच्छा लगता है जब मैं लोगों की लाइफ बेहतर बनाती हूँ, उनको कुछ अच्छी सलाह दे पाती हूँ, उनको गाइड कर पाती हूँ कि क्या उनके लिए बेहतर है और किस तरह से वो अपनी लाइफ में आगे बढ़े, सक्सेसफुल हों, हैप्पी हों, मोटिवेटेड हों। तो ये सब चीजें जो है, जब आप दूसरों की लाइफ को चेंज होते देखते हो, इम्प्रूव होते देखते हो, तो उससे बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है। आपको लगता है आपने हाँ कुछ किया है लोगों के लिए, और वो एक सुख की अनुभूति अभूतपूर्व होती है। सक्सेसफुल कैरियर कैसे लें? मैम, HR में कोई छोटा मोटा कोई तरीका, कोई ऐसा सीक्रेट फॉर्मूला नहीं है। आपको काम करना पड़ेगा, लोगों के बीच जाना पड़ेगा, चीजें सीखनी पड़ेगी, इनोवेशन पे ध्यान देना पड़ेगा, एंगेजमेंट पे ध्यान देना पड़ेगा, डाइवर्सिटी पे ध्यान देना पड़ेगा, लोगों की साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी, टॉप मैनेजमेंट से रिलेशनशिप बना के रखनी होगी, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन बिना टॉप मैनेजमेंट के इंटरेस्ट के नहीं हो पाते हैं, डेवलपमेंट वर्क नहीं हो पाते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स पे आपको काम करना पड़ेगा। और सबसे पहली चीज है, जो भी काम कीजिए, HR में जो रोल मिले, आप सिंसियरली कीजिए और ट्रांसपेरेंट रहिए। अगर जब लोग ये समझ जाते हैं कि आप बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, जो कर रहे हैं उनके भले के लिए कर रहे हैं, तो आप एक बार को उनको कुछ उल्टा सीधा भी कर दोगे तो वो बुरा नहीं मानते। पल्लवी, आपने पूछा है कि क्या चेंजेस, क्या ट्रेंड्स हैं जो चेंज हो रहे हैं नेक्स्ट 5 इयर्स में। इस पेंडेमिक ने हमें एक चीज ये सिखा दी है कि हम लोग वर्चुअली काम करें, वर्चुअल टीम्स प्रमोट होंगी, कंपनीज को बहुत सारी सेविंग्स हुई हैं ऑन ट्रैवल्स, ऑन ऑफिस एक्सपेंसेस। कंपनीज अब नई तरीके से सोच रही हैं क्या यही वर्चुअल टीम पे हम क्या काम कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी निकाल सकते हैं, जहां लोगों को आने की जरूरत नहीं है, क्यों बुलाएं। इंटरनेशनली, ग्लोबली जो काम हो रहे हैं वो सब वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे हो रहे हैं। तो बहुत सारे एग्जीक्यूटिव विजिट्स, इस तरह की चीजें
अब कम हो गई हैं, कोलैबोरेशन बहुत बढ़ गए हैं। आप देखिए जितनी भी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के जाइंट्स हैं, बड़ी कंपनियां हैं, सब मिल के काम कर रही हैं, 2-2 3-3 लोग मिल के काम कर रहे हैं। कहीं मेरी महारत हासिल है, कहीं दूसरे की, तो कोलैबोरेशन पे बहुत काम हो रहा है। फिर डाइवर्सिटी पे बहुत काम हो रहा है। फिर सबसे बड़ी बात है, वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे जो लोग काम कर रहे हैं उनका इवैल्यूएशन एक बड़ा चैलेंज है ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल का, किस तरह से निकालें। तो ये सब चीज़ें हैं जो चैलेंजेस आगे मुझे दिख रहे हैं। आगे 5-7 साल में जो आने वाले हैं वो आएगा कि आप किस तरह से ग्लोबल वर्चुअल टीम्स को हैंडल करते हो, किस तरह से डाइवर्सिटी को हैंडल करते हो। फीमेल पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, उनके इश्यूज भी बढ़ते हैं, फिर उन सबको किस तरह से आप डील कर रहे हो। बहुत सारी इस तरह के इश्यूज हैं। ऑटोमेशन, एआई बहुत जोरों से बढ़ रहा है। कंपनीज आज जो डोमिनेट कर रही हैं वो वही हैं जो इनोवेटिव कंपनीज हैं, जिन्होंने चेंज मैनेजमेंट बहुत अच्छे से किया है। तो ये सब चीज़ें एक एचआर प्रोफेशनल के लिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। अगर आप इस पे ध्यान देंगे तो आप एक एसेट रहेंगे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और आप अपने लिए बहुत अच्छी वैल्यू डेवलप कर सकते हैं। हाँ, एचआर का कैरियर बहुत डिमांड में इस समय। एवरेज पे एक एचआर प्रोफेशनल की अगर एंट्रेंस लेवल पे देखें तो 25-30,000 पर मंथ से लेके 2 लाख 1.5-2 लाख तक होती है, डिपेंडिंग ऑन द इंस्टीट्यूट व्हाट यू चूज। और अगर आप एक्सपीरियंस प्रोफेशनल की देखें 10 ईयर्स डाउन दी लाइन, देन पे काफ़ी बढ़ जाती है क्योंकि एचआर प्रोफेशनल्स कम होते हैं। तो पे, अगर आपने अच्छा काम किया है तो पे की कोई लिमिट नहीं। मैंने जैसे बताया, हमारे कुछ लोग हैं, हमारे साथी हैं जो करोड़ों में भी कमा रहे हैं, और कुछ साथी हैं जो लाखों में भी कमा रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है आप अपने को ग्रो कैसे करते हो, उसी हिसाब से आपकी सैलरी मिलती है। कौन सी स्किल चाहिए एचआर के लिए? सबसे बड़ी स्किल चाहिए आपके अंदर बहुत ढेर सारा पेशेंस होना चाहिए, बहुत बड़ा पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि आपको बहुत अलग अलग तरीके के लोगों को डील करना होगा। कुछ उसमें से शॉर्ट टेम्पर्ड होंगे, कुछ उसमें से नॉन एडजस्टिंग होंगे, कुछ आपके सीनियर्स भी ऐसे होंगे, कुछ आपके कोलीग्स भी ऐसे होंगे, और आपको सबसे काम निकालना है। तो पेशेंस पहली चीज़ बनती है। दूसरी चीज़ है ह्यूमन बिहेवियर की बहुत अच्छी समझ होनी चाहिए आपको, क्योंकि अगर आप ये नहीं जान पाएंगे कि क्यों कोई ऐसा बिहेव कर रहा है, तब तक आप उसको सॉल्यूशन नहीं दे पाओगे, उसकी काउंसलिंग नहीं कर पाओगे, उसको बेटर एवेन्यूज नहीं बता पाओगे। तो ह्यूमन रिसोर्स में सबसे ज़रूरी है, एक तो इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए आपको अपने प्रोफेशन की। दूसरी चीज़, आपको ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बहुत अच्छा पता होना चाहिए। आपको एनालिटिक्स बहुत अच्छे से डेटा एनालिसिस करनी आनी चाहिए, क्योंकि आजकल बिग डेटा का ज़माना है। ज़्यादातर जो प्रोफेशनल्स हैं वो आजकल उनको बहुत अच्छे से एनालिसिस करते हैं, क्योंकि जो इवन एट पब्लिक सेक्टर में, अभी एक IIM के कॉन्क्लेव में गई थी तो वहाँ बोल रहे थे, एक सचिन आए थे पब्लिक सेक्टर के, वो कह रहे थे कि हमसे ज़्यादा तो हमें मिनिस्टर्स को पता रहता है, रिपोर्ट्स उनके पास पहले पहुँच जाती है, क्योंकि हर चीज़ आजकल इंटरनेट पे है, हर चीज़ अवेलेबल है लोगों को। तो आपको बहुत अच्छे से डेटा एनालिसिस, डेटा अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। बाकी परसिस्टेंस हमेशा चाहिए होता, वो तो है ही है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। पोस्ट कोविड एरा में एचआर कैसे बदल गया है, जिसका मैं आंसर वैसे दे चुकी हूँ। पोस्ट कोविड एरा में एचआर इस तरह से बदल गया है कि अब आप मीट एंड ग्रीट नहीं कर रहे हो, अब आप फिजिकल ट्रेनिंग नहीं कर रहे हो, अब आप परफॉर्मेंस अप्रेजल, आपको फॉर्मेट्स बदलने पड़ेंगे, पॉलिसीज में चेंज लाना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन के। क्यों? क्योंकि हम बहुत सारी चीजें फिजिकल से वर्चुअल में ले गए हैं।
तो वर्चुअल के कुछ पॉजिटिव्स हैं तो कुछ नेगेटिव्स भी हैं। मुझे कितनी बार इंफॉर्मेशन मिलती है वे अलग अलग प्रोफेशनल से, मैडम टीम का टाइम डिफाइंड था, लोग वर्चुअल्स में आए नहीं मीटिंग में, या फिर कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा तो लोगों ने क्या साउंड नहीं आ रही। तो इस तरह के चैलेंजेस आते हैं, वो एचआर प्रोफेशनल्स को ही काम करना पड़ेगा इनोवेटिव तरीके से कि किस तरह से सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, जब आप मिल नहीं रहे हो, बात नहीं कर रहे हो, किस तरह से एम्प्लॉय को एंगेज करके रखना, किस तरह से घर के इन्वायरमेंट में प्रोडक्टिविटी निकालने, क्योंकि घर में काम करने के अपने चैलेंजेस होते हैं। फिर सैलरी स्लैब्स कम हो गए हैं, हर जगह सैलरी कट जा रहा है, तो उसमें किस तरह से एम्प्लॉय को मोटिवेटेड रखना है, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। किस तरह से हम ऑप्टिमम यूज करें अपने मैन पावर का, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फाइनेंसेस इस समय कंपनीज के पास रिस्ट्रिक्टेड है। कोई भी कंपनी हो, क्योंकि पिछले 3-4 महीने से हमारा ज्यादा कोई काम हो नहीं पाया है, तो हर जगह फाइनेंशियल क्रंच है। तो उसमें जो भी है हमारे पास, उसमें कितने बेस्ट तरीके से हम काम कर सकते हैं, तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। सिम्बोसिस कॉलेज अच्छा है, काफी अच्छा कॉलेज है, रेपुटेड कॉलेज है, मैनेजमेंट उसका अच्छा है। एचआर में गर्ल्स डोमिनेट करती हैं। आपने पूछा गर्ल्स की ग्रोथ कैसी, गर्ल्स की ग्रोथ बहुत अच्छी है। एचआर प्रोफेशनल्स आप ज्यादातर देखेंगे कि गर्ल्स ही मिलेंगे आपको, सीनियर मैनेजमेंट पे भी लेडीज मिल जाएंगी। और अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि आपको मिलना है तो आप मेरे संपर्क में आइएगा, मैं आपको बहुत सारी एचआर टॉप पीपल से मिला दूंगी जो आपको मोटिवेट करेगा। एग्रीकल्चरल फील्ड में कुछ अदर कंट्री के लिए बताओ जी। एग्रीकल्चर फील्ड में आपको फिर एग्रीकल्चर स्पेशलिस्ट से बात करनी पड़ेगी कि कहाँ पे क्या टेक्नोलॉजी है, कहाँ पे किस तरह से रिक्रूटमेंट में, इसके रिक्रूटमेंट एजेंसीज होती हैं, आप वहाँ जाइए, उनसे पता कीजिए कि क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और क्या उनके स्पेसिफिकेशन है, अकॉर्डिंगली आप वो करिए। मुझे लगता है कि दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। विश यू एन एक्सीलेंट करियर। बहुत आपके साथ मेरी शुभकामनाएं हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप में से कोई अगर बहुत सक्सेसफुल हो के कल मुझसे मिलता है तो मैं बहुत प्राउड फील करूंगी। और एक लास्ट एडवाइस मेरी ये है कि कभी आप ये मत सोचिएगा कि आप किसी से कम हो। मैंने आईएम्स में भी पढ़ाया है, तो मैंने नॉर्मल बी स्कूल्स में पढ़ाया है, स्टार्टिंग इंस्टीट्यूशन में भी पढ़ाया है। मैंने देखा बच्चों में कोई फर्क नहीं होता, सबके पास वैसी ही मेंटल फैकल्टी होती है। तो आप निस्संदेह बिना डरे हुए कॉम्पिटिशन की तैयारी कीजिए, आप जरूर आओगे। थैंक यू सो मच। मैंने बहुत एंजॉय किया आप लोग से बात करके। इट वॉज एन एक्सीलेंट सेशन। थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।